डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात को समझेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं और इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। क्या कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं इंटरफेरेंस को, इस बात को भी समझेंगे और कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने के क्या मेथड है। तो वन बाय वन समझते हैं। पहले इस बात को समझा जाए कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं। देखिए, दो सोर्सेज ऑफ लाइट को या टू सोर्सेज ऑफ लाइट को हम किस सिचुएशन पे, किस कंडीशन पे बोलते हैं कि ये दोनों सोर्स क्या हैं, कोहेरेंट सोर्स हैं। तो पहले एक डेफिनेशन लेते हैं, उसके थ्रू आपको मैं समझाता हूं। टू सोर्सेज ऑफ लाइट, टू सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट। मैंने क्या लिखा? टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे कंटिन्यूअसली emit light waves of same frequency, एक मैंने टर्म लिख दिया सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट। क्या होना है? कोहेरेंट इफ दे कंटिन्यूअसली इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, बट हैविंग जीरो आर कांस्टेंट फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो उन दोनों लाइट वेव्स के बीच में, ठीक है, फेज डिफरेंस जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो, जो भी हो कांस्टेंट रहे, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं फिगर के थ्रू भी और हम आपको इक्वेशन के थ्रू भी समझाते हैं। जैसे इक्वेशन के थ्रू देखिए, एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख दूं, जैसे मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास दो लाइट सोर्स हैं और दोनों लाइट सोर्स से वेव निकल रही हैं। अब उन दोनों वेव के बीच में जो वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं सोर्सेज से, उनकी इक्वेशन ये है y1 = a sin ओमेगा टी, और दूसरे वाले सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उनके लिए इक्वेशन ये है a sin ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोनों के लिए आप देख रहे हो, यहाँ पर या तो फेज नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। क्या नहीं है? इनिशियली कोई फेज नहीं है, मतलब यहाँ पे नो फेज है, या कह सकते हो कि फेज जीरो है। क्या कह सकते हो? फेज क्या है? नो फेज है, नो फेज। या कह सकते हो कि फेज कितना है? फेज जीरो है, जीरो फेज है। यहाँ जो फेज है, फेज क्या लिखते हो? फेज कैसा है? जीरो फेज है। यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, या तो फेज जीरो हो, क्योंकि आप बोल रहे हो या तो फेज जीरो हो या फिर कांस्टेंट रहे, जो भी रहे वो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द। अगर वेव 1 किलोमीटर जाएं, 2 किलोमीटर जाएं और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करें, लेकिन उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहे, वो वेरी ना करे, तो ऐसे दो सोर्स जो ऐसे वेव प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलोगे आप? उनको बोलोगे कोहेरेंट सोर्सेस। तो यहाँ समझ लीजिए एक और इक्वेशन के थ्रू, y1 = मैं ऐसा ले लूँ कि a sin ओमेगा टी, यहाँ आप cos भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और y2 = a sin ओमेगा टी प्लस फाई। अब जो ये फाई है, यहाँ पर क्या है? यहाँ देख रहे हो फेज है, यहाँ पे फेज कितना है? फाई है। अब ये फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो तो यहाँ बता ही दिया मैंने, 30 हो, 45 हो, 60 हो, पाई हो, 2 पाई हो, है ना। यहाँ फाई में भी फाई = 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा हो सकता है।
या फिर पाई डिग्री ले सकता हूँ, या मैं ऐसा ले सकता हूँ कि ये 2 पाई हो, ETC बहुत कुछ हो सकता है ना। कोई भी वैल्यू हो सकती है जो यहाँ पर फाई की दी जाएगी, वो भी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। जैसे वेव चल रही होंगी, फ्रॉम द सोर्सेस इमिट आउट हो रही होंगी, दोनों वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो ऐसे दो सोर्सेज जिनसे ये वेव निकल रही हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। ठीक है, इसको फिगर से जरा देखिए। एक बार मैं दिखा रहा हूँ कि कोई फेज नहीं है, एक बार दिखा रहा हूँ कि फेज कांस्टेंट होता है। कैसे होता है जरा देखिए। जैसे मैं ऐसे लाइन ड्रा कर दूं, ऐसे मैंने लाइंस ड्रा कर दी। ठीक है, अब देखिए एक वेव को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये हमारे पास एक वेव के लिए ये है, और दूसरी वेव के लिए हमारे पास ये है ओरिजिन, यहाँ से ले रहा हूँ मैं। दो वेव मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वेव बनाते हैं। चलिए, पहली वेव हमारे पास क्या है, यहाँ से इमिट हुई है, ये y1 के लिए बात हो रही है और ये y2 के लिए है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर फिगर में कि कोई फेज नहीं है, दोनों वेव के बीच में फेज कैसा है सॉरी, कोई फेज नहीं है, इनिशियली फेज जीरो है। तो जीरो फेज को ऐसा दिखा सकते हैं, यहाँ से वेव निकालिए आप, यहाँ से ऐसे लेके जाइए, ऐसे लेके आइए, फिर इसको यहाँ ले जाइए ऐसे, फिर ऐसे ऐसे बना दीजिए आप, तो ये फिगर बन गया। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों वेव के बीच में जो फेज जो पाथ डिफरेंस है लेमडा, यहाँ पर ये इतना ही अगर दूसरी वाली वेव में भी हो, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तो पाथ डिफरेंस सेम हो गया। मैंने क्या लिखा कि सॉरी पाथ डिफरेंस नहीं, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, कि वेवलेंथ तो सेम हो जाएगी। जरा इसके लिए देखिए, इसके लिए भी ऐसे ही सेम बनाता हूँ। ऐसे तो देखिए, इसका जो इसके लिए जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ इस वेवलेंथ की इक्वल है, इसका मतलब वेवलेंथ सेम हो गई। अच्छा, एम्पलीट्यूड भी क्या है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है और इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ लिख दिया। वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ भी आपको दिख रही है। अच्छा, जितने टाइम पे ये एक अपना ऑसिलेशन पूरा करता है उतने ही टाइम पर ये भी अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है। जरा देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, इतने यहाँ में आ गया, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी क्योंकि टाइम पीरियड सबका सेम चल रहा है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर ये 1 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन करता है तो ये भी 1 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन करता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम है। तो आप क्या बोल रहे हैं, और फेज भी देखिए, अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, ये मिनिमम है तो ये मिनिमम है, दोनों का फेज भी सेम है। इसका मतलब है कि ऐसे सोर्स जिनसे ये वेव निकल रही हैं वो सोर्स कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स हैं। होपफुली अब बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं इस बात को कि अगर कोई फेज हो पर्टिकुलर पहले से ही, यहाँ पर फाई है, अब फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने बोला यहाँ पे कि या तो 30 होगी, 15 होगा, 25 होगा, कुछ भी हो सकता है इवन, है ना। यहाँ पर वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई बाई 2 कुछ भी होगा। तो इस चीज़ को समझिए। एक मैं ले रहा हूँ ये लाइन, ठीक है, और एक लाइन लेता हूँ मैं ये, दो ले रहा हूँ, ये और ये, यहाँ ले रहा हूँ y1 और यहाँ ले रहा हूँ y2। अब इस y1 और y2 को ज़रा समझिए क्या हुआ। एक वेव हमारे पास ये है, यहाँ से वेव इमिट आउट हुई, ऐसे गई, इसका फिगर ये है, ऐसे गई। अब दूसरी वेव को समझिए। यहाँ पे दूसरी वेव कैसी है, दूसरी वेव को मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, ऐसे यहाँ से निकाल दिया। दूसरी वेव हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, इस जगह से, और इस जगह से कंप्लीट कर यहाँ पे कंप्लीट करती है, यहाँ से ऐसे। तो देखो जरा सा, इसके फेज में और इसके फेज में डिफरेंस है। ये थोड़ा यहाँ से शुरू हो रही है, इस जगह से, y2 मैं बाहर कर देता हूँ। y2 कहाँ पे है, ये y2 के लिए है, तो ये यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, इस जगह से शुरू हो रही है, और क्या करती है ये ऐसे जाती है, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, वापस यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे। देखिए
इसका एक ऑसिलेशन कहाँ पूरा होता है, यहाँ से शुरू हुआ और ये ऑसिलेशन इसका यहाँ पूरा हुआ, ठीक है। इसका ऑसिलेशन यहाँ पे पूरा हो रहा है, यहाँ पे इस वाले का ऑसिलेशन कहाँ पूरा हुआ, ये पूरा हुआ यहाँ पे, इसका ऑसिलेशन यहाँ पे पूरा हो रहा है। इसका जरा देखिए, इसका जो फेज है ये इसका जो ऑसिलेशन है वो यहाँ पूरा हो रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हो इतना फेज का डिफरेंस ऑलरेडी है, यहाँ जो फेज डिफरेंस है और जो यहाँ फेज डिफरेंस है वो इतना कंटिन्यूटी बनी हुई है इसकी। चाहे आप यहाँ पे देखिए या फिर आगे 10 मीटर या 20 मीटर या 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बाद जाके देखेंगे, तब भी फेज इतना ही अगर रहता है इन दोनों वेव के बीच में, तो जिन सोर्स से ये वेव निकल रही हैं वो सोर्स कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि या तो फेज डिफरेंस जीरो हो, या फिर जो भी हो वो कांस्टेंट रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऐसा नहीं होता है, हो सकता है फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और एम्पलीट्यूड सेम हो, बट फेज डिफरेंस अगर वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोल सकते हैं, टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी इनकोहेरेंट इफ दे कंटिन्यूअसली इमिट light waves of same frequency, same wavelength, same amplitude, but having phase difference, having phase difference नहीं लिखेंगे, having varying phase difference with respect to time, ऐसे sources को बोलते हैं incoherent sources। अगर phase difference vary कर रहा है with respect to time तो उसको बोलते हैं incoherent। जरा incoherent का देखिए फिगर कैसे होगा। मैंने क्या बताया, जैसे इस तरह से अगर कहीं लिखा है, ऐसे कहीं बना है, ऐसे कहीं बना है, ये ठीक, ऐसे मैं अगर बना रहा हूं ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे। इसका मतलब ये जो भी सोर्स होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स होगा। यहाँ पे क्या आएगा, इनकी जो वेवलेंथ आएगी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सब सेम होगा। और यहाँ पे फेस कैसा है, फेस जो भी है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा फिगर बना हो कहीं, एक सोर्स ऐसा है, उससे ऐसी वेव निकल रही है, ऐसी निकले, ठीक, फिर ऐसी निकलें, फिर ऐसी निकलें, और साथ में कुछ ऐसी वेव भी निकलें, कैसी, ऐसी निकलें, ऐसी वेव भी निकल जाए बीच बीच में। तो ये इस तरह की जो वेव होंगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ना वेवलेंथ मैच कर रही है, ना वेवलेंथ सेम है, ना फ्रीक्वेंसी सेम है, ना एम्पलीट्यूड सेम है, ना फेज वेरी कर रहा है, ना फेज सेम है, मतलब हर चीज़ वेरी कर रही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि दो सोर्सेज ऐसे हों जिनसे लाइट इमिट हो रही हो और उनमें वेवलेंथ भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, बट फेज वेरी करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर फेज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो जो फेज वेरिंग हो, फेज कैसा है, वेरिंग फेज है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वेरिंग फेज, ये वेरिंग फेज है। अगर वेरिंग फेज है तो ये कैसा हो जाएगा, इनकोहेरेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इनकोहेरेंस हो जाएगा, इनकोहेरेंट, ये इनकोहेरेंट सोर्स है। ऐसे सोर्स जिनसे ऐसी वेव निकलेंगी कि जिनसे निकलने वाली वेव के बीच में क्या हो, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस हो वो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। तो ऐसे इस तरह के फिगर अगर कहीं मिलते हैं तो वो इनकोहेरेंट को शो करते हैं, इस तरह के मिलते हैं तो कोहेरेंट सोर्सेज को शो करते हैं। तो आपको कोहेरेंट समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि मेथड क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेज। तो इसको मैं थोड़ा हटा दूँ यहाँ पे, इस चीज़ को ठीक हटा देता हूँ। देखिए अब आप ये समझिए कि मेथड क्या होते हैं। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, हेडिंग लगा लीजिए, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस। आपके पास दो मेथड हैं कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस करने के। तो क्या हो जाएगा, two methods are producing coherent sources. There are two methods. There are two methods for producing coherent
सोर्सेस, दो मेथड हैं कोहेरेंट सोर्स के प्रोड्यूस करने के, कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने के दो मेथड हैं। कौन से मेथड हैं? पहला होता है डिवीजन ऑफ, पहला होता है क्या? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के क्या एग्जाम्पल होंगे? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है YDSE, YDSE पहला एग्जाम्पल हो गया YDSE। दूसरा आपके पास आ जाता है, दूसरा आपके पास आता है फ्रिजनल बाइप्रिज्म। क्या आता है? फ्रिजनल बाइप्रिज्म, ये आपको मिल जाता है फ्रिजनल बाइप्रिज्म। और जो तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट है वो है लॉयड मिरर। क्या होता है? लॉयड मिरर, लॉयड्स मिरर। ये एग्जाम्पल होते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के। अब मैं बात करता हूं दूसरा जो मेथड है वो होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का। किसका होता है? एम्पलीट्यूड का। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के क्या एग्जाम्पल हैं? तो उसके भी बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। पहला एग्जाम्पल क्या है? इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, एक ये एग्जाम्पल है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो सेकेंड और थर्ड है, क्योंकि सेकेंड क्या है? सेकेंड आपके पास आ जाता है माइकलसन, या पहले लिख दीजिए न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग हो गया। माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, ये तो एग्जाम्पल हो जाते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन और फेमस है कि क्या टू इंडिपेंडेंट सोर्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस? एक क्वेश्चन फेमस है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कैन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस या सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। तो आंसर तो होगा नो। आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो। आंसर मैं लिख देता हूं, आंसर होगा नो। नेवर टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट नेवर प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, नेवर प्रोड्यूस। अब इस बात को समझोगे कैसे? जैसे मान लो एक ही कंपनी के आप दो फिलिप्स के बल्ब लेके आओ। देखो यहां पर एक बल्ब आपके पास ये है और एक बल्ब आपके पास ये है। दो बल्ब हैं, एक ही कंपनी के हैं, दो बल्ब हैं एक ही कंपनी के हैं। ठीक है, ये आपने दो बल्ब ले लिए, एक ही कंपनी के दोनों बल्ब हैं। और दोनों की कंपनी क्या है? फिलिप्स है। ये आपने दो बल्ब ले लिए, तो यहां पर मैं बना देता हूं ये हो गए। ये भी 100 वाट का है और ये भी 100 वाट का है। जब आप इनको सप्लाई देते हो, जब आप इनको सप्लाई देते हो तो क्या होता है? जब आप इनको सप्लाई देते हो तो ये जलने लगेंगे, ऐसा होगा। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनसे जो लाइट निकल रही है उनकी वेवलेंथ सेम हो, उनका एम्पलीट्यूड सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, बट फेज डिफरेंस इनका सेम नहीं होगा। फेज डिफरेंस क्या होगा? वेरी करेगा। भले ही एक ही कंपनी के हैं और 100 वाट के दोनों हो, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या होगा? दोनों में सिमिलरिटी हो सकती है एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में, बट इनसे जो वेव निकल रही हैं, जो लाइट वेव्स निकल रही हैं, उनमें पाथ डिफरेंस कांस्टेंट रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट
कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं करते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि मे बी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, बट फेज डिफरेंस मस्ट बी वेरिंग। उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो वेरिंग होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम अराइज हो जाता है, कैन टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस? तो आंसर में होगा नो, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट नेवर बी प्रोड्यूस सस्टेन इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस। तो ये था पूरी रूपरेखा जिसमें आप ये समझ पाए कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस करने के कौन से मेथड होते हैं और किस कंडीशन पर कोहेरेंट सोर्स इनकोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं। इनकोहेरेंट बनने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस हो वो वेरी करने लगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए।